हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास +1 का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। What is periodic table? Periodic table क्या है? It is the systematic arrangement of known elements। अब नॉन एलिमेंट्स क्या है? सिंपली एट प्रेजेंट जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनको क्या बोल रहे हैं? नॉन एलिमेंट्स। और नॉन एलिमेंट्स का क्या करना है? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट करना है। सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट क्यों नेसेसरी है? क्योंकि सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट से एलिमेंट की स्टडी इजीली कर सकेंगे हम। तो सिंपल पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन हो गया, इट इज़ द सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट। तो अब हम मूव करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या स्टडी करेंगे? सिंपली जो आज का पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे डेवलप किया गया। तो चलो हिस्ट्री को हम चेक करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में कौन कौन सी डेवलपमेंट आई इस पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट सक्सेसफुल डेवलपमेंट थी डबर्नर्स ट्रेड। तो डबर्नर ट्रेड ने कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स को बताया था और इसकी इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स को हम चेक करते हैं। तो डबर्नर ट्रेड्स क्या था? ट्रेड का जो ट्राई है ये बता रहा है 3। तो डबर्नर ट्रेड्स में क्या हुआ? उस टाइम जितने भी एलिमेंट नॉन थे उन एलिमेंट को 3-3 के सेट में अरेंज किया गया और 3-3 के सेट को क्या बोला? ट्रेड बोला। एक ट्रेड में होते थे 3 एलिमेंट। तो इस 3 एलिमेंट का जो एक ट्रेड था उस ट्रेड की क्या प्रॉपर्टीज थी? एक प्रॉपर्टी तो थी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic mass। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और सिंपली एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। तो उस डबर्नर की जो ट्रेड थी उस ट्रेड में 3 एलिमेंट थे, एक ट्रेड में 3 एलिमेंट। और उस ट्रेड की क्या प्रॉपर्टीज थी कि एक ट्रेड में जो एलिमेंट को अरेंज करेंगे उनको अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि एक ट्रेड में जो 3 के 3 एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। चलो अब इन 2 प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए किसी एक ट्रेड का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एक ट्रेड है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इस एग्जाम्पल की हेल्प से उस ट्रेड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है उसको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो चेक करो इस ट्रेड में क्या एलिमेंट का एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए इसका मास लर्न करो। लिथियम का मास 7, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। तो मास तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी? सभी को पता है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर। फॉर एग्जांपल जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। सभी ने सुना है Na पॉजिटिव K पॉजिटिव।
जैसे Na सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है, वैसे ही पोटाशियम एंड वैसे ही लिथियम ऑल्सो शो +1 चार्ज। तो प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं। अब चेक करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इस ट्रेड में, डबर्नर की इस ट्रेड में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, सिंपली थर्ड एलिमेंट बोल सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास की हम मीन को फाइंड करेंगे। मीन को फाइंड करने के लिए इसका सिंपली प्लस करेंगे। अब 2 नंबर को ऐड किया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीन आ जाएगा। तो डबर्नर बोल रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के मास की जो मीन होगी वो किसके इक्वल होगी? सेंट्रल एटम के मास के इक्वल होगी। चलो चेक करते हैं क्या इसके इक्वल आएगा। 39 + 7 हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिवाइड आएगा हमारे पास 23। अब चेक कर लो, इस ट्रेड ने तो सारी की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम है, और फर्स्ट एंड थर्ड की मास की जो मीन है वह इक्वल आ गया सेकंड एलिमेंट के सेंट्रल एटम के मास के इक्वल आ गया। तो इसने थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लिया। तो डबर्नर का ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। अब चेक करते हैं सेकंड ट्रेड को। सेकंड ट्रेड है इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का अप्रॉक्सीमेटली 88 और बेरियम का 137। अब चेक करो, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है मास का, प्रॉपर्टी सेम होगी। कैल्शियम शो +2, सिमिलरली बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑल्सो शो +2 चार्ज। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है। अब चेक करते हैं लास्ट वन के लिए क्या करेंगे? इन दो को, इसके मास का मीन फाइंड करेंगे, क्या इसके इक्वल है उसको चेक करते हैं। 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2। 40 + 137 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 177 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिवाइड आएगा 88.5। अब चेक कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड के मास का जो मीन है अप्रॉक्सीमेटली चेक करो किसके इक्वल है? सेंट्रल एटम के जो सेकंड एटम है उसके मास के इक्वल है। तो इसने भी क्या किया? ऑलमोस्ट ट्रेड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। तो ये डबर्नर का हुआ फर्स्ट ट्रेड, ये सिमिलरली सेकंड ट्रेड। अब मूव करेंगे लास्ट ट्रेड पे। तो लास्ट ट्रेड की एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं ऊपर। तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का मास तो सभी को पता है 35.5, इनका लर्न कर लो। ब्रोमीन का होता है अप्रॉक्सीमेटली 80, आयोडीन का 127। अब सभी को पता है हैलोजन कैरी -1 चार्ज, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Y नेगेटिव। तो प्रॉपर्टी तो सेम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास भी चेक कर लिया। अब चेक करना, इन दो को ऐड करके मीन फाइंड करना, मीन को फाइंड करना और चेक करना क्या मीन इसके वेट के इक्वल है। अगर वेट के इक्वल हुआ तो ये भी क्या है? डबर्नर ट्रेड है। तो डबर्नर की मेनली ये 3 ट्रेड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मूव करते हैं डबर्नर की ड्रॉबैक को, कि इस ट्रेड में क्या लिमिटेशन था उसको चेक करते हैं। तो सिंपल सा ड्रॉबैक है इसका कि उस टाइम, जिस टाइम डबर्नर ने ट्रेड का फॉर्मेशन किया था, उस टाइम जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस टाइम सभी के सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया डबर्नर ट्रेड की फॉर्म में एट दैट टाइम।
ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, या तो मीन इक्वल नहीं आ रहा होगा या प्रॉपर्टीज नहीं सेम होगी। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास तो अपने अकॉर्डिंग सभी सेट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास को तो लगा सकते हैं, बट डिफ़िकल्टी किस में हुई होगी, एक तो मीन, दूसरा प्रॉपर्टीज़। जिन 3 एलिमेंट को एक ट्रेड में रखना है उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। तो एक सिंपल सा ड्रॉबैक है कि सभी एलिमेंट को ट्रेड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया उस टाइम जितने भी नॉन थे। तो अब डबर्नर के बाद आएगा सेकंड डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड डेवलपमेंट था न्यूलैंड का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ऑक्टेव में जो ऑक्ट है उसका मीनिंग क्या है, उसका सिंपली मीनिंग है 8। तो न्यूलैंड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिनको संगीत के साथ प्यार था। तो इन्होंने क्या किया, संगीत से ही रिलेट कर दिया पीरियोडिक टेबल को। इन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी। कैसे, अब चेक करते हैं। तो इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। डबर्नर ने भी एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अब न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने भी अरेंज किया एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो फर्स्ट है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब सभी को पता है लिथियम का मास 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12। तो इस सिमिलर वे से सभी को पता है मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब फ्लोरीन के बाद आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद पोटाशियम एंड कैल्शियम। अब चेक कर लो न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, शॉर्ट में लिख दी न्यूलैंड की प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट बोल रहे थे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला, कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी 8th से। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट जो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th और 8th बना सोडियम। अब हमको सभी को पता है लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। सिमिलरली अब इसको फर्स्ट एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। जब इसको फर्स्ट सपोज करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th। अगर इसको फर्स्ट सपोज किया तो 8th बनेगा मैग्नीशियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। बेरिलियम ऑल्सो शो +2 चार्ज, मैग्नीशियम ऑल्सो शो +2 चार्ज। तो इसने भी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर लिया। तो सिंपली हमने स्टडी कर लिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास को चेक कर लिया। अब मैंने बोला था न्यूलैंड क्या थे, इनको म्यूज़िक से लगाव था, तो म्यूज़िक के साथ रिलेट किए इसको। वो कैसे, क्योंकि म्यूज़िक के 7 सुर होते हैं, वो सारे गामा पादा निसा। 7 सुर क्या होते हैं, जब भी कोई 8वां सुर फॉर्म करना है तो वो किन से मैच करेगा, जो प्रीवियस 7 है उनमें से ही मैच करेगा। तो सिंपली उनसे रिलेट करके ये ऑक्टेव का लॉ बना दिया उन्होंने। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, अब उस लिमिटेशन को चेक करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ एप्लीकेबल हुआ लाइटर एलिमेंट के लिए।
लाइटर एलिमेंट मतलब जिनका मास वेट कम था, वो तो इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर रहे थे, बट जब मास इंक्रीज होने लगा तो इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं किया। मतलब फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ने मैच नहीं किया। तो इसका लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? ओनली लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट भी वो जिनका मास था अप टू 40 AMU तक ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो हुआ। आप चेक कर सकते हो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। तो कैल्शियम तक की न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये फॉलो हुआ, बट इसके बाद इस लॉ को बाकी एलिमेंट ने फॉलो नहीं किया। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट एक डेवलपमेंट था लोथर मेयर का। थर्ड डेवलपमेंट लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट में क्या था? इन्होंने सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ किया था किसके इन बिटवीन। इन्होंने सिंपली एटॉमिक वॉल्यूम, एटम का जो वॉल्यूम था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का एक ग्राफ ड्रॉ किया था। तो उस ग्राफ में इन्होंने क्या स्टडी किया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो ग्राफ में क्या कर रहे थे? सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने स्टडी किया एल्कली मेटल को, एल्कली मेटल्स। तो इन्होंने जब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ऑलमोस्ट इस टाइप का था। तो उन्होंने चेक किया जिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी वो क्या कर रहे थे? इस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे कि एल्कली मेटल हमारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये क्या है? हमारे एल्कली मेटल है। ऑल कैरी +1 चार्ज कब? जब भी किसी से रिएक्ट करेंगे। तो इन्होंने चेक करो, लोथर मेयर बोल रहे थे जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इनकी हमें पता है पहले से कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो सेम एलिमेंट क्या कर रहे थे? सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब सिमिलर पोजीशन क्या है? सभी के सभी एलिमेंट चेक करो, इनकी प्रॉपर्टी सेम है और सेम एलिमेंट ने किस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया? पीक्स को। अब चेक कर लो, लिथियम ने भी इस ग्राफ में पीक को ऑक्यूपाई किया, इसने भी पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया। तो सारे के सारे ये एलिमेंट पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सिंपली लोथर मेयर का ये अरेंजमेंट था इन्होंने ये बोला कि जब हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी वो क्या करेंगे? सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। वो सिमिलर पोजीशन कोई भी हो सकती है, इनकी तो चलो पीक थी। सपोज कर लेते हैं किसी और एलिमेंट की, सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए, अगर जहाँ पे कोई बी आया तो उनकी पोजीशन क्या है? सेम। तो इनकी प्रॉपर्टीज ए और बी की सेम होगी अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर्स अरेंजमेंट। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट फोर्थ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो एक लॉ को फॉर्म किया। लॉ क्या था? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ।
पीरियोडिक लॉ। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? सिंपली अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यह स्टेटमेंट है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की, कि मेंडलीफ क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें पहले कि ये क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिंपली आप रिएक्शन को समझ लो कि एक एलिमेंट कौन सी रिएक्शन करेगा, जो भी रिएक्शन करेगा उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली पोटाशियम रिएक्ट विद एसिड, इट ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट KCl एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होगी? एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है। तो सिंपली केमिकल प्रॉपर्टी तो स्टडी कर लिया हमने, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में होगा इनका कलर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है? सभी की सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चलो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो हुआ क्लियर कि किन को बोलते हैं। तो अब स्टडी करते हैं इस लॉ को। इस लॉ में क्या बोल रहा है मेंडलीफ कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं? सिंपली पीरियोडिक फंक्शन उसको बोलते हैं जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद हो, फिक्स्ड इंटरवल। अब वो फिक्स्ड इंटरवल हमको चेक करना है कि वो फिक्स्ड इंटरवल किसका बोल रहा है, कि टाइम का बोल रहा है या एटॉमिक नंबर का या एटॉमिक मास का। तो उसने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन तो बोल दिया, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन तो जो फिक्स्ड इंटरवल हो, किस फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक फिक्स्ड एटॉमिक वेट। अब मेंडलीफ बोल रहा है कि एक फिक्स्ड एटॉमिक वेट के बाद क्या होगा? एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी? रिपीट हो जाएंगी। सपोज कर लो हम बोल देते हैं किसी एलिमेंट का मास है, सपोज कर लिया हमने 10, हमारी तरफ से सपोज कर लेते हैं इस पीरियोडिक फंक्शन, मतलब इस फिक्स्ड इंटरवल को सपोज कर लेते हैं, फिक्स्ड इंटरवल रख दिया हमने 8 का। तो जब 10 में 8 ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 18 पे। तो बी एलिमेंट को बोल दिया इसका मास क्या है? 18, जो क्या है? एक फिक्स्ड इंटरवल। किसका फिक्स्ड इंटरवल? एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट के फिक्स्ड इंटरवल के बाद आ रहा है। अब इसमें 8 और ऐड कर दो। 8 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 8 को हमने फिक्स्ड इंटरवल मान लिया एटॉमिक वेट का। अब इसमें जब 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो अब इस लॉ का मीनिंग क्या है? इस लॉ का मीनिंग है जब फिक्स्ड इंटरवल के बाद किसी और एलिमेंट पे मूव करोगे तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट क्या होगी? सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू
मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये बोलना चाह रहा है। सिमिलरली अब चेक कर लो, जैसे 18 के बाद 19 पे मूव करेंगे। 19 और 18 में क्या डिफरेंस है? 1 का। अब 1 क्या है? फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। फिक्स्ड इंटरवल नहीं है तो 18 और 19 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। सेम किन की होगी? सेम जो फिक्स्ड इंटरवल को फॉलो कर रहे होंगे। किसका फिक्स इंटरवल? एटॉमिक वेट का। अब बी और सी ने चेक कर लो, फिर से एटॉमिक वेट का फिक्स इंटरवल फॉलो कर लिया। अगर फॉलो कर लिया तो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग बी एंड सी का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को स्टडी कर लिया। अब चेक करते हैं इसका मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है कितना ट्रू होगा, कितना फॉल्स होगा, इसको बाद में चेक करेंगे। एक बार तो हमने स्टडी कर लिया कि मेंडलीव क्या बोलना चाह रहा है। तो मेंडलीव ने क्या किया? अपने इस लॉ के अकॉर्डिंग ही टेबल को अरेंज किया जिसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब चेक करो, लॉ में दोबारा से रिपीट करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। अब फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब बात कर रहा है तो सिंपली पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज करेगा? वो अरेंज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अभी तक जितने भी हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी किया, फर्स्ट द बर्नर, उसमें भी क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास था। नेक्स्ट न्यूलैंड आए, न्यूलैंड में क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, जो अप टू 40 AMU तक एप्लीकेबल हुआ। अब है हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट, इन्होंने भी जब पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया उसमें क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट नॉन थे। एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट आर नॉन। तो उनको कैसे अरेंज कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अब चेक कर लेते हैं इनमें से। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी को पता है कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 18। तो चलो चेक कर लिया थोड़ा बहुत हमने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है, और उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट नॉन थे। और एक बात और याद रखो, उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, ये तो बाद में डिस्कवर हुई है। तो लिख देते हैं एट दैट टाइम नोबल गैसेस वर वुड नॉट डिस्कवर्ड। तो अब ये तो बाद में लिख देते हैं हम। क्या करते हैं, किसी बुक में नोबल गैसेस को 0 ग्रुप बनाकर लिख दिया, किसी बुक में लास्ट में 9th ग्रुप बनाकर उस नोबल गैसेस को लिख दिया। जैसे आप चेक करो इस टेबल में मैंने इसको फर्स्ट ग्रुप के पहले लिखा है, 0 ग्रुप में लिखा है। बट जब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उस टाइम इनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि नोबल गैसेस क्या थी? वेरी लेस रिएक्टिव, इनर्ट गैसेस है, रिएक्टिविटी लेस होने के कारण इनका जो डिस्कवरी था वो लेट हुआ था। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके कितने ग्रुप और पीरियड हैं। तो इसमें चेक कर लो, टोटल 8 ग्रुप है। ग्रुप 8 ग्रुप 8 हो गए पीरियड। तो इसमें पीरियड है टोटल 6। चेक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे पास लास्ट 6th। तो 6th हो गए पीरियड, 8 ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th। और बाद में इस
नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप में रख दिया, क्योंकि इसका डिस्कवरी तो बाद में हुआ था। तो अब हमने मेन फीचर को स्टडी कर लिया कि इस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से फीचर हैं। अब मूव करते हैं मेंडलीफ की मेरिट्स पे। मेरिट मतलब इस मेंडलीफ की क्या क्या अचीवमेंट थी। अब मेंडलीफ की अचीवमेंट को स्टडी करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सिंपली लिख देंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मैंने शॉर्ट में लिख दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी कि जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया तो इससे क्या हुआ, सिस्टेमैटिक स्टडी करना आसान हो गया। सिस्टेमैटिक स्टडी करना आसान हो गया किसका, एलिमेंट्स का। तो एक मेरिट तो हुआ सिस्टेमैटिकली स्टडी कर लिया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, ईजिली गैस लगा लेंगे हम कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। तो ये तो हो गया सिस्टेमेटिकल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, करेक्शन इन द एटॉमिक वेट। तो जो हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम का मास स्टार्टिंग में मास सपोज कर रहे थे सभी 13.5 AMU कि बेरिलियम एटम का मास 13.5 है। बट इस पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम की पोजीशन के अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने इस मास को करेक्ट कर दिया। मेंडलीफ में बताया कि इसका मास, बेरिलियम का मास कितना है, 9.1 AMU, जिसको सिंपली हम अप्रॉक्सीमेटली 9 AMU भी लिख सकते हैं। तो जैसे बेरिलियम का मास करेक्ट किया मेंडलीफ ने, ऐसे ही बहुत सारे और एलिमेंट के मास में करेक्शन किया। तो ये हुआ सेकंड अचीवमेंट मेंडलीफ का। अब मूव करते हैं लास्ट अचीवमेंट पे। तो लास्ट अचीवमेंट क्या था मेंडलीफ का कि उस टाइम, जिस टाइम जब पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ 63 एलिमेंट थे। बट जो एलिमेंट कुछ डिस्कवर नहीं हुए थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी पहले ही इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। किन की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट किया, एक तो एक का एल्यूमिनियम किसे बोल रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम के बाद उसके नीचे आएगा उसको बोल रहे हैं एक का एल्यूमिनियम। अब चेक कर लो एल्यूमिनियम के नीचे कौन है, गैलियम। तो गैलियम को बोला जा रहा है यहाँ पे एक का एल्यूमिनियम, कि जो एल्यूमिनियम के एक का बाद में आएगा। तो गैलियम क्या था, उसके टाइम अनडिस्कवर्ड था। बट मेंडलीव ने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था वो एग्जैक्टली गैलियम की प्रॉपर्टी से मैच हो रहा था। अब सेकंड है हमारे पास एका सिलिकॉन। अब एका सिलिकॉन का मीनिंग कि इस टेबल में सिलिकॉन के बाद जो आएगा। अब सिलिकॉन के बाद चेक करो क्या है, जर्मेनियम। तो इस जर्मेनियम को बोला एका सिलिकॉन। तो गैलियम और जर्मेनियम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम में डिस्कवर नहीं हुए थे, बट उस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, पहले ही बता दिया। वो प्रॉपर्टीज़ जो उसने प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने, वो एग्जैक्टली इनकी प्रॉपर्टी से मैच हो रहा था। तो इसको भी क्या कह दिया, मेंडलीव का मेरिट बोल दिया, अचीवमेंट बोल दिया। तो यह सिंपली 3 अचीवमेंट थे मेंडलीव के।
अब चेक करते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट है इस पीरियोडिक टेबल में, कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को हम स्टडी करते हैं। अब तो लिमिटेशन के लिए बोल देंगे डीमेरिट्स। तो अब डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं उनको चेक करते हैं। फर्स्ट डीमेरिट है इसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को ड्रॉबैक में क्यों लिख रहे हैं? सिंपली सभी को पता है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एल्कली मेटल से भी मैच करती है, वो हैलोजन से भी मैच करती है। कैसे वो चेक करते हैं हम? जैसे एल्कली मेटल सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, चलो किसी एक दो का एग्जांपल ले लिया। एल्कली मेटल जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं? NaCl, एक एल्कली मेटल अपने साथ एक को ही अटैच करती है। तो अब बात करते हैं हैलोजन की। चलो हैलोजन की पहले तो कोई एग्जांपल लिखते हैं। हैलोजन लिख लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। चलो क्लोरीन की बात कर लेंगे, सभी को पता है सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब चेक करो, जैसे हैलोजन एल्कली मेटल ने अटैच किया सिर्फ एक एलिमेंट को, अब एक को छोड़ो, अब सिंपली चेक करो सोडियम पे चार्ज कितना है। सोडियम कैरी +1 चार्ज, हैलोजन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या एल्कली मेटल से मैच करता है। तो इसके लिए एग्जांपल है HCl का। HCl जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सिंपली ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जैसे एल्कली मेटल पॉजिटिव +1 चार्ज को शो करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन +1 चार्ज को शो करता है। तो ऐसे एल्कली मेटल की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन से मैच होगी। बट अब चेक करते हैं हैलोजन से। जैसे चेक करो हैलोजन, सभी को पता है Cl2F2 Br2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सभी के सभी हैलोजन। क्लोरीन Cl2 फॉर्म में होता है, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन I2। वैसे ही हम सभी को पता है हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी इनसे मैच होगी और हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी इनसे मैच होगी। ऐसे ही एक नहीं, हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से मैच करती हैं और बहुत सारी हैलोजन से मैच करती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी एल्कली मेटल से मैच होगी और हैलोजन से मैच होगी तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस हाइड्रोजन को किसके साथ प्लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो दोनों की मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हाइड्रोजन को चेक करते हैं इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस किया। तो हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, चेक करो, एल्कली मेटल के साथ। बट हाइड्रोजन को इस हैलोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ प्लेस नहीं किया। तो इसमें यही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ही इनकरेक्ट है कि चलो इससे मैं प्लेस कर दिया, प्रॉपर्टी मैच हो रहा था, बट प्रॉपर्टी तो इनसे भी मैच हो रहा था, तो इनके साथ क्यों नहीं प्लेस किया। तो इसके कारण इस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इनकरेक्ट मान रहे हैं। ये तो अभी के टाइम जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये लिमिटेशन तो आज के टाइम पे भी है और मेंडलीफ के टाइम पे भी था। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन पे। एक लिमिटेशन तो हमारा हो गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। सिमिलरली क्लोरीन के चेक करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो अब चेक करो, इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने क्या बोला कि एलिमेंट को अरेंज करूँगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो अब चेक करो, इस पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन तो उसने लिख दी कि हाइड्रोजन जिसका मास 1, बट अब जो सेकंड आइसोटोप है जिसका मास 2 है एंड थर्ड आइसोटोप जिसका मास 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जब उसका पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में सेकंड आइसोटोप का भी पोजीशन होना चाहिए था और थर्ड का भी, बट इसने क्या किया, सेकंड और थर्ड आइसोटोप का कोई पोजीशन नहीं वहाँ पे मेंशन किया। तो एक लिमिटेशन ये हो गया। सिमिलरली हम क्लोरीन को चेक करते हैं, तो क्लोरीन का सिर्फ एक पोजीशन है, उसमें भी आइसोटोप का पोजीशन मेंशन नहीं किया। तो सिंपली सेकंड लिमिटेशन ये हो गया कि मास के अकॉर्डिंग तो उसने पीरियोडिक टेबल को फॉर्म कर लिया, बट डिफरेंट मास के जो आइसोटोप थे उनकी पोजीशन को अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन है अनोमलस पेयर। अब अनोमलस पेयर हम किन को बोल रहे हैं, सिंपली उसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले वो आएगा जिसका मास कम, उसके बाद अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बाद में जिसका मास ज़्यादा होगा वो आएगा। अब चेक करो, इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे पेयर्स ऐसे हैं जो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। अब चेक करते हैं वो कौन कौन से पेयर हैं। सबसे पहले तो चेक करो आर्गन एंड पोटाशियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए था, पोटाशियम पहले आए आर्गन बाद में आए, बट यहाँ पे आर्गन का मास 40 है वो पहले आ गया, तो एक अनोमलस पेयर तो ये हो गया। अब और चेक करते हैं, चेक करो ये हमारा टेलुरियम एंड आयोडीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा 127, उसके बाद ये टेलुरियम आएगा 127.6 बाद में आएगा। तो फर्स्ट अनोमलस पेयर, सेकंड। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड चेक करो, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था। फर्स्टली आयरन आएगा, उसके बाद कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट आएगा निकल, बट स्पेस कम होने के कारण मैंने नीचे लिख दिया। अब चेक करो क्या ये कोबाल्ट और निकल, चलो इन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले आएगा हमारे पास कोबाल्ट के बाद आएगा निकल। कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का है 58.6। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले सबसे कम वाला आएगा, उसके बाद जिसका हायर है। बट यहाँ चेक करो ये 0.6 है या 0.3, इसका पहले ही लिख दिया जिसका ज़्यादा था। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक अनोमलस पेयर हो गया जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। अब मूव करते हैं इसकी सेकंड लास्ट लिमिटेशन पे। अब सेकंड लास्ट लिमिटेशन चेक करते हैं कि सेकंड लास्ट लिमिटेशन क्या है इसका। तो सेकंड लास्ट लिमिटेशन है इसका कि पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहा था जे कि जो एक ग्रुप है उनमें इकट्ठा कर देगा उन एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर, और सेकंड ग्रुप में उनको कंबाइनली लिख देगा जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब चेक करते हैं ये अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कर रहा है। तो इसने क्या किया, डिसिमिलर एलिमेंट्स को तो कंबाइन कर दिया और सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग प्लेस कर दिया, सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट कर दिया।
चेक कर लो फोर्थ लिमिटेशन क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर मतलब जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। बट सिमिलर एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको क्या कर दिया, सेपरेट। चलो इसको हम चेक करते हैं। अब चेक करो यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, हैवी मेटल है। हैवी मेटल और इनके कॉइन भी फॉर्म किए जाते हैं, तो इनके इनसे कॉइन भी बनाए जाते हैं, तो इनको कॉइनेज एलिमेंट और कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। कॉइनेज मतलब जिससे कॉइन का फॉर्मेशन होता है, कॉपर के भी कॉइन फॉर्म हो जाते हैं, सिल्वर के भी और गोल्ड के भी। तो कॉइन फॉर्म होने के कारण इन्हें कॉइनेज एलिमेंट और कॉइनेज मेटल बोल दिया। अब चेक करो कॉइनेज कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को किसके साथ प्लेस किया, हमारी एल्कली मेटल लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ। बट इन कॉइनेज मेटल की जो प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल से मैच नहीं करती, तो ये क्या हो गए, डिसिमिलर एलिमेंट हो गए। डिसिमिलर एलिमेंट को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब चेक करते हैं कॉपर। कॉपर की जो प्रॉपर्टी है वो मरकरी से मैच होती है। कॉपर चेक कर लो फर्स्ट ग्रुप में है, मरकरी चेक कर लो सेकंड ग्रुप में है। कॉपर एंड मरकरी, कॉपर और मरकरी की क्या है, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑल्सो शो +1 चार्ज एंड मरकरी ऑल्सो शो +1 चार्ज। और कॉपर और मरकरी दोनों के दोनों +2 चार्ज को भी शो करते हैं। दोनों की जब प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, बट सिमिलर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो फोर्थ लिमिटेशन ये हो गया हमारा। अब मूव करते हैं लास्ट लिमिटेशन पे। तो लास्ट लिमिटेशन चेक करते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो अब हम स्टडी करेंगे लास्ट लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लास्ट लिमिटेशन क्या है, मेंडलीव डू नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ periodicity। मेंडलीफ ने periodicity का कॉज एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे periodicity कि व्हाट इज़ periodicity। तो periodicity क्या है, रेपिटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब इसका मीनिंग क्या है कि एलिमेंट का रेपिटिशन होना, किन एलिमेंट का, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। चेक करो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सोडियम से मैच करेगी एंड पोटाशियम। तो ये क्या हो रहा है, रेपिटिशन हो रहा है किन एलिमेंट का, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। चेक कर लो लिथियम के बाद बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। फिर बोरोन की सिमिलर नहीं है। ये रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, फिक्स्ड एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड एटॉमिक मास के बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा। ये वो रेपिटिशन हो रहा है सिमिलर प्रॉपर्टी का, इसको ही क्या बोल रहे हैं, periodicity। अब इस periodicity का कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी फिक्स्ड इंटरवल के बाद सेम आ रही है, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, उस कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मेंडलीव था। तो ये सिंपली उसकी लिमिटेशन हो गया। अब हम periodicity एंड कॉज ऑफ periodicity को और अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।